अक्सर जब हम चौराहों से या किसी पार्क से गुजरते हैं तो हम उन महान लोगों की मूर्तियां देखते हैं, है ना? बिल्कुल। वो एकदम सफेद चमचमाते हुए बेदाग संगमरमर की बनी होती हैं। मतलब उनपे कोई खरोच नहीं होती, कोई खुरदुरापन नहीं होता, बस एक एकदम शांत और परफेक्ट छवि होती है। सही बात है। और हम लोग अनजाने में ही सही ये मान बैठते हैं कि ये लोग असल जिंदगी में भी ऐसे ही रहे होंगे, एकदम बेदाग, सुलझे हुए और हर मानवीय कमजोरी से दूर। हाँ, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि क्या वास्तव में महानता इतनी ही चिकनी और साफ सुथरी होती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब हम जिन विचारकों या साहित्यकारों को पूछते हैं, उनकी कमजोरियों को, उनके गुस्से को उसी संगमरमर के नीचे कहीं दफना देते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें इंसान मानना ही छोड़ देते हैं। हाँ, हम उन्हें बस एक सांचे में ढाल देते हैं और जो उनकी असली खुरदरी इंसानियत होती है ना, वो हमसे कहीं खो जाती है। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मकसद यही है, उस चिकने संगमरमर को तोड़ना और अंदर का जो असली कच्चा पत्थर है उसे बाहर निकालना। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसमें हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। हाँ, आज हम काशीनाथ सिंह की जो बहुत ही मशहूर संस्मरण पुस्तक है, याद हो कि ना याद हो, उसके पन्नों में उतरेंगे। साथ ही उनके कुछ विस्तृत साक्षात्कारों और आलोचक संजीव कुमार के एक बहुत ही बारीक विश्लेषणात्मक लेख को भी देखेंगे। और डॉक्टर एस प्रीति के शोध पत्र को भी नहीं भूलना चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल। तो मतलब हमारा उद्देश्य यहाँ किसी उबाऊ अकादमिक किताब को पढ़ना नहीं है। हम उन विद्रोही और फक्कड़ लोगों से रूबरू होंगे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन और धूमिल, जिन्होंने अपने तरीके से व्यवस्था को चुनौती दी। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये सिर्फ कुछ लेखकों की जीवनियों का कलेक्शन नहीं है। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कथा यानी फिक्शन और संस्मरण के बीच की लकीर कैसे धुंधली हो जाती है। ये तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए उस जमीन से शुरुआत करते हैं जहां से ये पूरी कहानी आकार लेती है। मतलब जीयनपुर गांव, जो काशीनाथ जी का बचपन है। हाँ, उनके परिवार का जो चित्र स्रोतों में खींचा गया है वो बहुत ही विरोधाभासी है। मतलब एक तरफ उनके पिता हैं जिनका नाम सुनते ही एक अजीब सा खौफ पैदा होता है। बाप रे। हाँ, मैंने पढ़ा कि वो इतने सख्त थे कि बात करने की बजाय सीधा थप्पड़ मारते थे। बिल्कुल, एक बहुत ही घुटन भरा माहौल था। बात करने की हिम्मत तो गांव में किसी की नहीं होती थी। लेकिन इस घुटन के ठीक समानांतर उनकी माँ का व्यक्तित्व भी तो था, जो एकदम खुली हवा के झोंके जैसा था। हाँ, उस दौर में जब जाति और छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी थीं, उनकी माँ इन बंधनों को बिल्कुल नहीं मानती थी। अच्छा। हाँ, अगर गांव में किसी लोहार या किसी पिछड़ी जाति के घर में शादी ब्याह होता था तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के वहां मंगल गीत गाने पहुंच जाती थी। क्या बात है। और यही वो जगह थी जहां से काशीनाथ जी को वो अनगढ़ संस्कार मिला है ना? एकदम सही। लोकगीतों, मुहावरों और शादियों की गालियों तक का जो संस्कार था वो सीधे तौर पर उनकी माँ की देन था। लेकिन पिता की सख्ती और माँ के लोक संस्कार के बीच एक और बहुत बड़ी उपस्थिति थी जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उनके बड़े भाई नामवर सिंह। नामवर जी, हिंदी साहित्य का एक बहुत विशाल नाम। और परिवार के लिए उनका जो समर्पण था वो तो अचंभित करने वाला था। हाँ, उन्होंने तो परिवार को पालने के लिए अपनी शादी तक नहीं की थी। अपनी संपत्ति भाभी के नाम करने की बात करते थे। लेकिन एक उभरते हुए लेखक के तौर पर काशीनाथ जी के लिए ये स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि किसी इतने बड़े दिग्गज का छोटा भाई होना ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े लाइट हाउस के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाना। अरे वाह, बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। है ना? मतलब लाइट हाउस की रोशनी दूर तक रास्ता तो दिखाती है, लेकिन उसके ठीक नीचे गहरा अंधेरा होता है। उस छोटी मोमबत्ती को अपनी रोशनी बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष का सबसे प्रामाणिक उदाहरण हमें उस प्रसंग में मिलता है जब काशीनाथ जी ने शुरुआत में कुछ गजलें लिखीं। हाँ, और वो बड़ी उम्मीद से अपने भाई के पास गए होंगे। बिल्कुल, एक छोटे भाई को उम्मीद होती है कि इतना स्थापित लेखक भाई पीठ थपथपाएगा, कुछ मार्गदर्शन करेगा। लेकिन नामवर जी ने जो किया वो तो किसी भी नए लेखक का दिल तोड़ने के लिए काफी था। उन्होंने बड़ी उपेक्षा से उन पन्नों को किनारे सरका दिया। देखिए, इसे सिर्फ कठोरता मान लेना एक भूल होगी। ये असल में उनकी एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, रणनीति कैसे? उन्होंने काशीनाथ जी से साफ कह दिया कि ये थर्ड डिवीजन वाली मानसिकता छोड़ दो, पहले अपने पैरों पर खड़े होना सीखो।
और उन्होंने ये भी तो कहा था कि वे कभी उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि नामवर जी जानते थे कि अगर काशीनाथ उनके नाम के सहारे छप भी गए तो वे जीवन भर खुद को शक की नजर से ही देखेंगे। सही बात है। तो मतलब यही वो धक्का था जिसने उन्हें नामवर के भाई के ठप्पे से बाहर निकाला। बिल्कुल। और इसी ने उन्हें अपनी खुद की जमीन, अपने लोक की तलाश करने पे मजबूर किया। और जब हम इस तलाश की बात करते हैं तो उनकी जिंदगी का एक बहुत ही उथल-पुथल वाला दौर सामने आता है। उनका नक्सलवाद और वामपंथी आंदोलनों की तरफ झुकाव। वो दौर बहुत ही इंटेंस था उनके लिए। मतलब रात के 11 बजे से सुबह 3 बजे तक वो सड़कों पर नारे लिखते थे, दीवारें रंगते थे। अपना समय, ऊर्जा, यहाँ तक कि अपनी जेब से चंदा भी दे रहे थे। लेकिन विडंबना देखिए, उनके अपने ही साथी उन्हें हमेशा शक की नजर से देखते थे। हाँ, उन्हें बुर्जुआ या पूंजीवादी मानसिकता का माना जाता था, है ना? बिल्कुल। और यहीं से उनके अंदर एक वैचारिक मोहभंग शुरू हुआ। इंसान टूटने लगता है जब आप अपना सब कुछ दे रहे हो और बदले में सिर्फ अविश्वास मिले। और इस मोहभंग का जो चरम बिंदु था वो तो बहुत ही आंखें खोलने वाला प्रसंग है। वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी। अरे हाँ, वो इंजीनियर के घर वाला किस्सा। हाँ, सारे क्रांतिकारी साथी एक आलीशान घर में ठहरे थे और वहां एक बहुत ही भव्य चमकता हुआ संगमरमर का बाथरूम था। और उस विलासिता को देखकर उनके एक जमीनी क्रांतिकारी साथी के मुंह से क्या निकला? क्रांति हो गई तो हम सबको ऐसे ही घर मिलेंगे। बाप रे! इसी एक वाक्य ने काशीनाथ जी को अंदर तक हिला दिया। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि ये पूरी क्रांति का शोर व्यवस्था बदलने या गरीबों को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। ये लोग बस अपनी जगह बदलना चाहते थे। झोपड़ी से निकलकर उसी वातानुकूलित महल में बैठना चाहते थे जिसका ये विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए क्या? मतलब अगर एक लेखक का हर विचारधारा से, हर आंदोलन से मोह भंग हो जाए तो क्या वो एक तरह की शून्यता में नहीं चला जाएगा? क्या बिना किसी ठोस विचारधारा के कोई गहरा साहित्य रचा जा सकता है? देखिए, ये सवाल साहित्य की दुनिया के सबसे पुराने विवादों में से एक है। लेकिन संजीव कुमार के लेख से ये बिल्कुल साफ होता है कि काशीनाथ जी ने विचारधारा को सिरे से खारिज नहीं किया था। अच्छा, तो फिर उन्होंने किस चीज को नकारा था? उन्होंने विचारधारा के नाम पर जो पाखंड पनपता है, जो खोखलापन वातानुकूलित कमरों में पनपता है, उसे नकारा था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनकी कहानी चाय घर में मृत्यु। अरे हाँ, वो कहानी जहाँ कॉफी हाउस जैसी जगह पर मुक्तिदूत और धूमकेतु जैसे भारी भरकम नामों वाले साहित्यकार बैठे हैं। बिल्कुल। और वो आराम से बैठकर काफका, कामू और अस्तित्ववाद पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब वो भारी भरकम पश्चिमी फिलॉसफी कि जीवन बेमानी है, मौत ही सत्य है। हाँ, वो दार्शनिक स्तर पर मौत से डरे हुए हैं। लेकिन तभी वहां एक साधारण सा किरदार आता है क, जो असल में खुद काशीनाथ का ही रूप है। और वो उन एलीट लेखकों को अपनी बुआ की मौत का किस्सा सुनाता है। और वो किस्सा किसी दर्शन शास्त्र की किताब से नहीं निकला था। बिल्कुल नहीं, वो जमीनी मौत थी। मरने वाली महिला काफका को नहीं जानती। उसे इस बात की चिंता सता रही है कि घर का बचा हुआ काम कौन करेगा, खेत की फसल का क्या होगा। यही वो अंतर है ना। क की कहानी उन हवाई विचारकों को जमीन पर लापटकती है। असली साहित्य तो आम लोगों के संघर्ष में बसता है, कॉफी हाउस की उन वैचारिक बहसों में नहीं। सही कहा आपने। और अगर वैचारिक आंदोलनों से उनका मोहभंग हो गया था तो उन्हें वो असली विद्रोह कहाँ मिला? हैरानी की बात यह है कि वो विद्रोह उन्हें किसी गर्म खून वाले युवा में नहीं, बल्कि एक अत्यंत सौम्य विद्वान में मिला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, हाँ, उनकी किताब में ये संस्मरण बहुत प्रमुखता से है। बीएचयू में आचार्य द्विवेदी की वापसी और उनका जो भयंकर विरोध हुआ, वो हिंदी साहित्य का एक काला अध्याय है। और इस विरोध को समझने के लिए हमें उस समय के एलीट वर्ग की मानसिकता समझनी होगी। द्विवेदी जी ने पाठ्यक्रम में अपभ्रंश को बहुत महत्व दिया था। हाँ, अपभ्रंश कोई देववाणी नहीं थी, वो जुलाहों की, मोचियों की, नाइयों की भाषा थी, कबीर की भाषा। और जो शुद्ध संस्कृत के आदी हो चुके एलीट लोग थे, उन्हें लगा कि सड़क की भाषा को इतने पवित्र पाठ्यक्रम में कैसे जगह मिल सकती है। और ये विवाद सिर्फ भाषा का नहीं था, ये राजनीति से भी जुड़ा था। बिल्कुल। और यहाँ मैं श्रोताओं को ये स्पष्ट कर दूं कि हम केवल उन ऐतिहासिक तथ्यों की बात कर रहे हैं जो हमारे स्रोतों में दर्ज हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एकदम सही बात है, हम सिर्फ रिपोर्ट करें। तो
उस समय बीएचयू का परिसर वामपंथी समाजवादी युवजन सभा और दक्षिणपंथी विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के गुटों के बीच एक युद्ध का मैदान बना हुआ था। हाँ, बहुत ही हिंसक राजनीति चल रही थी। और इस भीषण टकराव के बीच द्विवेदी जी को निशाना बनाया गया। डॉक्टर प्रीति के शोध पत्र में उन्हें कुटच के पेड़ की उपमा दी गई है। कुटच का पेड़ जो बंजर जमीन पर भी खड़ा रहता है। बिल्कुल, वे एकदम शांत थे, जड़ों से जुड़े हुए, लेकिन सिस्टम की कुटिलता इतनी हावी थी कि इस महान व्यक्ति को हार मानकर जाना ही पड़ा। मतलब उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर उसे ठीक करने की कोशिश की और वो कुचल दिए गए। लेकिन इसी किताब में एक और चरित्र उभर कर आता है जो एकदम उलट था। आप त्रिलोचन की बात कर रही हैं? हाँ, त्रिलोचन। उनका फक्कड़पन कोई दिखावा नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो तमिल, मलयालम, अंग्रेजी, उर्दू सब जानता है, जो ज्ञा और श के सही उच्चारण पर घंटों बहस कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन रहता कैसे है? सिर्फ एक लंगोट पहनकर। उनका वो किस्सा तो कमाल का है, जब उन्हें शास्त्री जी के घर भोजन पर बुलाया गया था। अरे हाँ, वो गए और बिना एक घूंट पानी पिए सारा परोसा गया भोजन साफ कर गए। और ये सिर्फ कोई मजेदार वाकया नहीं है, ये उस सामाजिक शिष्टाचार और एलीट नियमों पर एक सीधा तमाचा था। मतलब त्रिलोचन ने सिस्टम से लड़ने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने पूरी व्यवस्था को ही अप्रासंगिक मान लिया था। उनके लिए समाज के नियम कोई मायने ही नहीं रखते थे। तो देखिए, एक तरफ द्विवेदी जी का संघर्ष, दूसरी तरफ त्रिलोचन का वैराग्य, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी था जो शायद सबसे ज्यादा आग उगलने वाला था, कवि धूमिल का रास्ता। हाँ, स्रोतों में साफ लिखा है कि वे व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए सीधे गालियों और ठेठ सड़क की भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन भाषा के इस प्रयोग पर तो बहुत बहस होती है ना। होती है, लेकिन काशीनाथ जी का दर्शन स्पष्ट था। उनका मानना था कि कोई भी शब्द गंदा नहीं होता, इंसान की नीयत गंदी होती है। हाँ, वो समाज का पाखंड जो मीठी जुबान बोलकर शोषण करता है। बिल्कुल, धूमिल उन शब्दों का इस्तेमाल उसी सड़ी हुई व्यवस्था का नकाब नोचने के लिए कर रहे थे। लेकिन अधूमिल के इसी विद्रोही रूप के साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी जोड़ा है। वो जो ऋषिकेश वाला किस्सा है। हाँ, वो घटना तो इस पूरी चर्चा की धुरी है। वो संगमरमर की मूर्ति को चकनाचूर कर देती है। मतलब धूमिल और काशीनाथ जी घाट पे बैठे हैं, कुछ लड़कियां नदी में नहा रही हैं और एक आदमी उन्हें गंदी नजरों से घूर रहा है। और धूमिल को बहुत तेज गुस्सा आता है। वे एक सच्चे प्रगतिशील नायक की तरह उठते हैं और उस आदमी को डांट फटकार के भगा देते हैं। यहाँ तक तो वो एक हीरो लगते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो झकझोर देता है। बिल्कुल, उस आदमी को भगाने के कुछ ही पल बाद धूमिल खुद उन लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक बहुत ही रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक टिप्पणी कर देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि वो अपने घर के औरतों को कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनने देंगे। मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है। बहुत बड़ा। एक तरफ आप शोषक मानसिकता से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी अपनी सोच उन्हीं पुरानी रूढ़ियों से बंधी है। यही तो मानवीय यथार्थ है ना। महानता का मतलब ये नहीं कि इंसान में कोई खामी ही ना हो। मतलब कोई भी अपनी सामाजिक कंडीशनिंग से, अपने संस्कारों से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रांतिकारी क्यों ना हो। बिल्कुल सही। अब यहाँ से इस चर्चा का एक नया और बहुत ही रोमांचक पहलू खुलता है, वुधाओं का घालमेल। हाँ, संजीव कुमार के शोध ने जो रहस्योद्घाटन किया है वो चौंकाने वाला है। वो फिक्शन और संस्मरण के बीच की दीवार ढहने की बात करते हैं। तथ्य ये है कि काशीनाथ जी ने 1978 में एक कहानी लिखी थी, अधूरा आदमी, जो पूरी तरह से फिक्शन थी। और फिर लगभग 12 साल बाद 1990 में उन्होंने धूमिल पर संस्मरण लिखा, जी ही जाने हैं आह मत पूछो। और संजीव कुमार ने ये पकड़ लिया कि 1978 की उस काल्पनिक कहानी के डायलॉग्स और 1990 के उस वास्तविक संस्मरण के डायलॉग्स हूबहू एक जैसे हैं। एकदम सेम। उसमें दो प्रसंग बहुत साफ हैं। पहला, फिल्म वक्त की आलोचना, जहां किरदार कहता है कि सेठों की मोटी लड़कियां हैं जो जांघें खोलकर प्यार करती हैं। और दूसरा, वो 15 पैसे वाली कम्युनिस्ट विरोधी किताब खरीदने वाला किस्सा। हाँ, जहां वो कहता है कि मैंने ये पैसे किताब के नहीं बल्कि किताब बेचने वाले की उस हे करती हुई दयनीय हंसी के दिए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये उनकी याददाश्त की चूक थी या उन्होंने जानबूझकर अपने संस्मरण में कल्पना की मिलावट की थी? क्या उन्होंने सच को गढ़ा था? देखिए, इसे मिलावट कहना सही नहीं होगा। काशीनाथ जी ने महसूस किया कि सिर्फ तथ्यों की रिपोर्टिंग से किसी व्यक्ति का संपूर्ण सत्य नहीं पकड़ा जा सकता। एक रिपोर्टर तथ्य देता है, लेकिन लेखक माहौल को रचता है।
बिल्कुल, उन्होंने अपने उस गपोड़ी अंदाज से यथार्थ और कल्पना को ऐसे गूंथा कि वो काशी का 80 जैसा उपन्यास भी लगा और आंखों देखा हाल भी। मतलब उन्होंने सच को और अधिक सच्चा बनाने के लिए फिक्शन का सहारा लिया। उस चिकने संगमरमर को तोड़कर असली खुरदरा पत्थर हमारे सामने रख दिया। एकदम सही। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही है कि महानता कभी भी किसी साफ सुथरे पॉलिश्ड पैकेज में नहीं आती। उसमें विरोधाभास होते हैं, गुस्सा होता है, फक्कड़पन होता है। और सबसे बढ़कर वो जमीनी हकीकत की उसी मिट्टी से सनी होती है जिसमें वो पैदा हुई है। बिल्कुल। और यही बात हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिस पर आज के दौर में सोचना बहुत जरूरी है। आज के दौर के बारे में? हाँ, मतलब आज का जो हमारा आधुनिक समय है, जहाँ सोशल मीडिया पर हर किसी को एकदम परफेक्ट, बेदाग और पॉलिटिकली करेक्ट दिखना होता है। हाँ, वो जो कैंसल कल्चर चल पड़ा है। बिल्कुल, जहाँ जरा सी गलती पर या किसी पुराने विरोधाभास पर तुरंत कैंसल कल्चर हावी हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा आज का ये अति संवेदनशील समाज धूमिल या त्रिलोचन जैसी सच्ची और विरोधाभासी प्रतिभाओं को बर्दाश्त कर पाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? या हमने अपनी दुनिया को, अपनी भाषा को इतना ज्यादा सैनिटाइज कर दिया है, इतना चिकना और संगमरमर जैसा बना दिया है कि उसमें अब असली, कच्चे और अनगढ़ इंसान के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। मुझे लगता है इस पर हमें सच में विचार करने की जरूरत है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। इन स्रोतों ने हमें जो सोचने पर मजबूर किया है उस पर आप भी गहराई से सोचिएगा। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।